चलो देखा जाए, हम लोग ध्यान दें तो हम लोग पिछले क्लास में आपको बता दिए थे, ग्राफ बता दिए थे, x/m और प्रेशर के बीच का जो ग्राफ था वो आपको हम बता दिए थे। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक हम लोगों का है अधिशोषक की सक्रियता। थोड़ा देखते हैं। देखा जाए, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर अधिशोषक की सक्रियता की, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी अधिशोषक के अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही अधिशोषक की सक्रियता कहते हैं। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं किसी भी अधिशोषक के अधिशोषण क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही अधिशोषक की सक्रियता कहते हैं। ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या है, अगर समझने की कोशिश करें तो जनरली हम लोग बार बार लिखते हैं अधिशोषक, तो ये जो अधिशोषक लिखते हैं इसका जनरल मतलब क्या होता है? ठोस। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि हम लोग ठोस में ऐसा क्या बदलाव कर दें, किसी ठोस पदार्थ में ऐसा क्या बदलाव कर दें कि यह जो ठोस है वो ज्यादा से ज्यादा गैसों को अपने सतह की ओर आकर्षित करने लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी किसी ठोस को आपको सक्रिय कर देना है, किसी ठोस को हमें क्या करना है? सक्रिय कर देना है। तो किसी ठोस को सक्रिय करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आप लोग लगाएंगे, वही हम लोग को पूछा जा रहा है। ठीक, तो बहुत सिंपल है। अगर हमको इसको करना है, सक्रिय करना है, तो पहला बात आप जानते हैं कि अगर किसी भी ठोस को सक्रिय करना है तो एक तरीका है कि उसके सतह को खुरदुरा कर दिया जाए। सतह क्या किया जाए? खुरदुरा। चिकना, अगर किसी ठोस का सतह चिकना है तो उसके अधिशोषण क्षमता कम होगी, उसकी अधिशोषण क्षमता क्या होगी? कम होगी। वो कम गैसों को अपनी ओर चिपकाएगा। लेकिन अगर ठोस के सतह को खुरदुरा कर दिया जाए, नहीं, तो वो ज्यादा गैसों को अपने सतह की ओर चिपकाएगा। बस ना, ऐसा हम पहले भी आपको एग्जांपल देते कि आपका दिमाग जो होना चाहिए वो खुरदुरा होना चाहिए, नहीं टाइल्स की तरह चिकना नहीं होना चाहिए। बस में रहे, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? बिछिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर खुरदुरा रहेगा तो कॉन्सेप्ट फंसेगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर पहला तरीका होता है कि अधिशोषक यानी ठोस बोलें, ठोस के सतह को ठोस के सतह को खुरदुरा करके आप चाहें तो उसकी अधिशोषक क्षमता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम लोग जानते हैं पहले से, किसी भी ठोस का अधिशोषण क्षमता बढ़ाना है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए। ध्यान रखना है, यानी कि ठोस को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए। ध्यान रखना है। तो सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाकर, ध्यान रखना है, अर्थात ठोस को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, ये कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करना है समझो, जैसे आप देखो तो लकड़ी, नॉर्मल लकड़ी हम देखते हैं, मान लो बेंच का लकड़ी है। ये जो लकड़ी है सामान्य ताप पर जो लकड़ी होता है, नहीं, इस लकड़ी का अगर मास्क बनाया जाए, यानी एक कपड़ा लिया जाए और उस पर लकड़ी चिपका दिया जाए, तो और उसको पहनकर कोई कोयला के खदान में गया, तो हम बताए थे कोयला के खदान में बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लकड़ी अगर आपके मास्क पर पतला सा लकड़ी लगा दिया जाए, नहीं, तो नॉर्मल लकड़ी जो है वो जहरीली गैसों को अपने सतह की ओर आकर्षित नहीं करती है, जहरीली गैसों को अपने सतह की ओर आकर्षित नहीं करती है। लेकिन इसी लकड़ी को वायु की कम अनुपस्थिति में, इसी लकड़ी को वायु की कम अनुपस्थिति में जलाकर चारकोल में बदल दिया जाए, जो आप सुने होंगे लकड़ी का कोयला, सुने नहीं, तो उसको चारकोल कहते हैं। तो उसको आप लकड़ी के क्या कहते हैं, लकड़ी को वायु की कम मात्रा में जलाकर चारकोल में बदल दीजिए और उस चारकोल को मास्क के रूप, मास्क पर लगा दीजिए और लगा के आप अगर कोयला के खदान में जाते हैं तो वो चारकोल जहरीली गैसों को अपने सतह की ओर आसानी से आकर्षित कर लेता है, नहीं, और सतह पर चिपका लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी लकड़ी सामान्य अवस्था में, यानी सामान्य ताप पर उतना अच्छा अधिशोषक नहीं है, लकड़ी सामान्य ताप पर उतना अच्छा अधिशोषक नहीं है। लेकिन इसी लकड़ी का अगर हम लोग ताप बढ़ा दें, थोड़ा इसको जला दें और जला के थोड़ा सा इसको चारकोल में बदल दें, तो इसकी अधिशोषण क्षमता बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ठोस उच्च ताप पर, कुछ ठोस उच्च ताप पर अच्छे अधिशोषक की तरह कार्य करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो ध्यान रखना है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि कुछ ठोस उच्च ताप पर अच्छे अधिशोषक की तरह कार्य करते हैं। ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या बोले, चारकोल। चारकोल नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, चारकोल को आपको बनाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? और ये नॉर्मल ताप पर नहीं अवेलेबल है, उच्च ताप पर ही अवेलेबल रहता है। नहीं, आप इसको जलाएंगे लकड़ी को तब वो चारकोल में कन्वर्ट करेगा, तब वो जाके अच्छा अधिशोषक बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई कहता है कि ठोसों की सक्रियता बढ़ानी है भाई, तो कैसे बढ़ाएंगे, ये समझ में आ सकता है? इसमें दिक्कत है? चल आगे बढ़े। अब यहां से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग कहे थे कि हम लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का है अधिशोषण और अवशोषण। तो ये टॉपिक हम लोग खत्म हुआ है। अब इसमें एक दिया हुआ है अधिशोषण का अनुप्रयोग, नहीं, तो उस चीज को आप अपने से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग का इसमें आता है उत्प्रेरकता या उत्प्रेरण, हम लोग को ये पढ़ना है। नहीं, तो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। उत्प्रेरण, जिसको आप कहते हो कैटालाइसिस। ध्यान रखना है, कैटालाइसिस देखा जाए तो उत्प्रेरण कैटालाइसिस। अब समझते हैं। तो कैटालाइसिस में सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं भाई। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये हम लोग को देखना है। देखा जाए तो अगर उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक क्या है?
तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं पहले से उत्प्रेरक के बारे में, ठीक है। उत्प्रेरक क्या है? तो बोला जाता है कि वैसे पदार्थ जो स्वयं की मात्रा, वैसे पदार्थ जो स्वयं की मात्रा तथा रासायनिक गुण में परिवर्तन लाए बिना, वैसे पदार्थ जो स्वयं की मात्रा तथा रासायनिक गुण में परिवर्तन लाए बिना अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं या अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, उन्हीं पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी उत्प्रेरक वैसे पदार्थ हैं जो सामान्यतः अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए उत्प्रेरक की मात्रा में और उनके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ध्यान रखना है। तो उत्प्रेरक सिंपल सा है। अगर हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक के लिए तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या भाई, कि वैसे पदार्थ जो स्वयं की मात्रा, वैसे पदार्थ जो स्वयं की मात्रा तथा रासायनिक गुण में परिवर्तन लाए बिना किसी अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर दे। वैसे पदार्थ जो स्वयं की मात्रा तथा रासायनिक गुण में परिवर्तन लाए बिना किसी अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर दें, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ध्यान रखना है। उत्प्रेरक जो हैं वो नॉर्मली क्या है, एजेंट हैं, जिनको आप खराब भाषा में दलाल कहते हैं। नहीं, बस मेरा ये एजेंट का काम करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की का शादी होता है, तो एक लड़का और एक लड़की का अगर शादी हो रहा है तो शादी करवाने के लिए बीच में कोई एजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो अगर कोई एजेंट है, ध्यान रखना है, नहीं तो लड़के वाले फैमिली और लड़की वाले फैमिली, नहीं दोनों लोग मिल गए, एक साथ हो गए, नहीं लड़का लड़की का शादी हो गया और जो एजेंट है वो बाद में क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? तो जो एजेंट होता है उसके मात्रा और उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो लोग अभिक्रिया करते हैं, जिनका नया रिलेशन बना, नहीं उनके में परिवर्तन आएगा, इनका परिवार उनके फंक्शन में जाएगा, उनका परिवार इनके फंक्शन में जाएगा, आदान प्रदान होगा, पैसा खर्चा होगा, ये सब होगा, तो उनके रासायनिक गुण में परिवर्तन आएगा, नहीं भौतिक गुण में परिवर्तन आएगा। लेकिन जो एजेंट है, क्या उसके मात्रा या उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा भाई। तो जस्ट लाइक उत्प्रेरक जो है ये भी एक एजेंट की तरह होते हैं, ध्यान रखना है, जो दो अभिकारकों को नहीं आपस में अभिक्रिया करवा देते हैं और अभिक्रिया करवाने के बाद स्वयं अलग हो जाते हैं, और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई इस अभिक्रिया के दौरान मेरी मात्रा और मेरे रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो वैसे पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। इतना में दिक्कत है? तो ये हम लोगों का उत्प्रेरक कहलाता है कैटलिस्ट। नहीं, उत्प्रेरक जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्य करते हैं उस प्रक्रिया को ही उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्य करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। कार्य करने की विधि, ध्यान रखना है। उत्प्रेरक पदार्थ है, उत्प्रेरक पदार्थ है, नहीं, और उत्प्रेरण विधि है। जैसे मानव, आदमी, ये आदमी है, एक मानव यानी एक कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची, नहीं बस मेरा मानव, अगर हम बोलते हैं तो मानवता, ये जो है अंदर का गुण है, बस मेरा भावना है, तो वही चीज हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग बोले उत्प्रेरक जिस विधि के द्वारा कार्य करते हैं उसे
उत्प्रेरण कहते हैं, ध्यान रखना है। तो नॉर्मल है, उत्प्रेरक क्या है आप बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ध्यान रखना है, यहां से ये बात भी कहा गया कि आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ वैसे पदार्थ जो स्वयं की मात्रा तथा रासायनिक गुण में परिवर्तन लाए बिना किसी अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं भाई, परिवर्तित कर दें, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब परिवर्तित कर दें, तो परिवर्तित का मतलब होता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकते हैं और उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को घटा भी सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है। वही बात हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि सामान्यतः उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। देख लो, इतना में किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब यहां से ये कहा गया कि सामान्यतः उत्प्रेरक का उपयोग जो है वो अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सवाल ये आता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ा देते हैं? नहीं, हम लोग को दिमाग में सवाल आता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ा देते हैं? उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ा देते हैं, सवाल ये दिमाग में आता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचे, एक ग्राफ हम लोग खींचा जाए, उसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखा जाए, हम लोग यहां से एक लाइन लिए हुए हैं जिसमें हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश किया जा रहा है। देखो तो सॉरी, यहां से नहीं, यहां पर अभिकारक है और यहां पर आपका उत्पाद है, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग खींचे एक। अब इसी में एक दूसरा ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, उसको देखो। यहां से अभिकारक है और यहां पे उत्पाद तक पहुंचा है। ये जो दो ग्राफ हैं, ये दो रास्ते को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये दो रास्ते को दिखा रहा है। ये जो पहला है, देखो, इसका भी मंजिल है कि अभिक्रिया अभिकारक से स्टार्ट किया और कहां पहुंच गया, उत्पाद तक। ये जो रास्ता है, ये भी अभिकारक से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, उत्पाद तक खत्म होता है। भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो, अब ये जो रास्ता है इसको लिखा गया विदाउट कैटलिस्ट। यानी ये रास्ता है बिना कैटलिस्ट के। अगर बिना कैटलिस्ट के आप जाते हैं तो आपको इस ग्रीन पाथ से जाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। और ये जो पाथ है, ये है विथ कैटलिस्ट। विथ कैटलिस्ट यानी अगर उत्प्रेरक के साथ जाइएगा तो ये रेड पाथ से आप जाइएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां से हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम लोग बिना कैटलिस्ट के जाते हैं तो हमको लंबा रास्ता तय करना होगा। अगर हम कैटलिस्ट के साथ जाते हैं तो हमको शॉर्ट रास्ता यानी छोटा रास्ता तय करना होगा। नहीं, यानी कि कैटलिस्ट जो है वो
रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है, रिएक्शन के पाथ को छोटा कर देता है, जिसके कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। यह बात बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को बोला जा रहा है यहां से कि उत्प्रेरक क्या करते हैं भाई। तो पहला पॉइंट तो यह समझ में आया कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के पाथ को छोटा करके उत्प्रेरक अभिक्रिया के पाथ को छोटा करके अभिक्रिया का दर बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के पाथ को छोटा करके अभिक्रिया का दर बढ़ा देते हैं। ध्यान रहे, ये का मतलब हुआ उत्प्रेरक ये पाथ को बदल देते हैं। ध्यान रखना है, उसी पाथ को छोटा नहीं करते हैं, ये पाथ को ही बदल देते हैं, यानी किसी और रास्ते से आपको ले जाएंगे। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जिस रास्ते से बिना उत्प्रेरक के आप जा रहे थे उसी रास्ते को खींच के छोटा कर दिया, नहीं, उस रास्ते को खींच के छोटा नहीं किया है, वो एक शॉर्टकट रास्ते से आपको ले गया, यानी एक ऐसे रास्ते से ले गया नहीं जहां से आप मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे, जहां से आप मंजिल तक क्या होंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उस रास्ते से आपको ले गया नहीं, इसलिए आप जल्दी पहुंच गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये पाथ को बदल देता है, याद रखना है, उसी पाथ को छोटा नहीं करता है, ये पाथ को बदल देता है, ये बात दिमाग में रहे। इसमें दिक्कत है? चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए, मिटा सकते हैं इसको, देखा जाए। अभी हम लोग ग्राफ खींचे थे, तो एक ग्राफ खींचे थे उत्प्रेरक के बिना अभिकारक उत्पाद, ये ग्राफ खींचा गया था। और एक और हम लोग खींचे थे कुछ इस तरह का खींचा गया था। अब ध्यान दो, इस ग्राफ में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, तो थोड़ा ध्यान दो। तो हम लोग यहां से एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये लाइन ध्यान रखना है, एनर्जी को दर्शा रहा है, यानी ऊर्जा को दर्शा रहा है, एनर्जी को, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश करो, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है, ये है, यही ना वैल्यू है। तो ये क्या है, अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा, ये क्या है, अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। अब अभिकारक को आप ऊर्जा दे रहे हैं, देखो ग्रीन लाइन को देखना है, अभिकारक को आप ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसकी ऊर्जा बढ़ रही है, 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 यहां तक आप ऊर्जा दिए नहीं, तो यहां तक ऊर्जा दिए, तो सोचो आंतरिक ऊर्जा के अलावा जो अलग से ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा, नहीं, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, ई, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कैटलिस्ट की उपस्थिति में है कि कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में है, अनुपस्थिति में, नहीं, तो अनुपस्थिति को हम लोग एब्सेंट कहते हैं, ई एब्सेंट, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। चलो अब ये जो हम लोग रेड लाइन खींचे हुए हैं, नहीं, इसमें अब देखो कि यहां से अभिकारक की एनर्जी बढ़ रही है, 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 यहां तक मैक्सिमम बढ़ी, यहां तक मैक्सिमम बढ़ी, नहीं, इसके बाद हम लोग घटनी शुरू हो रही है। तो अगर उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक के केस में आपको संक्रियण ऊर्जा इतना ही ना देना पड़ेगा, नहीं, तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये भी एक्टिवेशन एनर्जी ही है, और ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो, तो अगर आप कैटलिस्ट के बिना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते हो तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा,
और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाना है और कैटलिस्ट के साथ जाते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा। तो हम बता चुके हैं आपको पहले से ही कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में उल्टा संबंध होता है, ध्यान रखना है। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रहा है तो उस अभिक्रिया का दर कम होगा। दिक्कत है नहीं? तो देखो, तो अगर कैटलिस्ट के बिना जाओगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी आपको ग्रहण करना पड़ेगा। 10 जूल नहीं, अभिक्रिया नहीं हुआ, 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, 50 जूल, 60 जूल, 70 जूल, 80 जूल ग्रहण करते करते तब जाकर मंजिल पे पहुंचे। बात समझ आ रहा है? और कैटलिस्ट में जाइएगा तो 20 से 30 जूल खर्चा के तले पहुंच गए, बस में जल्दी भी पहुंच गए और कम पैसा में पहुंच गए। बस में रहा है, ठीक है? तो हम लोग को भी यही अच्छा लगता है, जल्दी पहुंच जाए और कम पैसा खर्चा हो। बात समझ में आ रहा है? तो यहां भी वही कहानी है, तो कहानी उत्प्रेरक को पकड़े। बस में आ रहा है, ठीक है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग को सेकेंड पॉइंट आया कि कैटलिस्ट जो है वो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो पहला समझ में आया कि पाथ को छोटा कर देता है भाई, पाथ को बदल देता है, इसलिए अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। अगला पॉइंट ये समझ में आता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में लगने वाले संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, इसके कारण भी अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन लिखे भी हैं या बोले भी हैं, तो तनी मेरे बोलने पर भी ध्यान रखना है। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में आरकेएन लिखा जाता है। नहीं, आप लिख लीजिएगा अभिक्रिया का दर। क्या लिख लीजिएगा? अभिक्रिया का दर। नहीं, ई एक्टिवेशन का मतलब होता है संक्रियण ऊर्जा। काफा चिपके मत रहिए, एकदम हिंदी मातृभाषा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करना है, नहीं तो मालूम चले कहीं आउट गए ना तो फंसे के फंसे रह जाएंगे। नहीं, तो तनी देखते हैं, तनी यूज किया जाता है, इंग्लिश भाषा का तनी यूज किया जाता है, तो तनी दिमाग को बढ़ाना है का। चलिए, उत्प्रेरक। अब एक उत्प्रेरक लिखने में समझते हैं कितना टाइम लगता है? उ आधा तो प्रेर, कैटलिस्ट लिखा जाए तो इससे आधे समय में होता है। बस में रहा है, फास्ट भी लिखाता है, देखा जाए। उत्प्रेरक, अब उत्प्रेरक की हम बात करें तो बोल रहे हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया में लगने वाले, उत्प्रेरक अभिक्रिया में लगने वाले संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, जिसके कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। जिसके कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, इसमें दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े, देखा जाए। हम लोग यहां से बात कर रहे थे ग्राफ की। देखा जाए, किसी भी अभिक्रिया को पूरा होने के लिए जो टोटल एनर्जी लगती है उसे कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया को पूरा होने के लिए जो टोटल एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। ठीक है, जैसे हम पहले भी आपको एग्जांपल से बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे हम बोलते थे कि ए है प्लस बी है और ए प्लस बी से अगर हमें क्या बनाना है? सी। तो अगर a प्लस बी से आपको c बनाना है तो a के पास एनर्जी है मान लो 30 जूल, b के पास एनर्जी है आपके पास 50 जूल, और c बनाने के लिए टोटल एनर्जी चाहिए 100 जूल।
नहीं, तो ये जो टोटल एनर्जी है इसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। और 50, 30, 80 हुआ, कितना देना पड़ेगा? ये क्या है? संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, EA, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अब टोटल एनर्जी 100 जूल चाहिए अभिक्रिया को पूरा होने के लिए। अब देखो तो यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये देखा गया, ये हो गया संक्रियण ऊर्जा इन एब्सेंस ऑफ, ई मतलब संक्रियण ऊर्जा, ध्यान रखना है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब एब्सेंस ऑफ कैट नहीं है, ध्यान है ना, बिल्ली की उपस्थिति में नहीं, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ध्यान रखना है। अरे बताना पड़ता है, समझ रहे हैं, नहीं बताने में दिक्कत है, बहुत है, बताइए, कैट लिखे हुए हैं। और ये जो हम लोग लाइन खींचे, एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ध्यान रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब हम लोग को ध्यान रखना है, ये जो था हम लोग का, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, IE, यानी इंटरनल एनर्जी, ये हो गया। अब इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को जब जोड़ते हैं टोटल, तब आता है क्या? देहली ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। नहीं तो देखो, अगर उत्प्रेरक के बिना हम जाते हैं, अगर हम लोग उत्प्रेरक के बिना जाते हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना लगता है भाई? इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ दीजिए तो मिलता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, TE। ध्यान रखना, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, देहली ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? TE। देख लो, तो अगर आप उत्प्रेरक के बिना जाइएगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको लगेगा यहां से लेकर यहां तक। चलो, अगर उत्प्रेरक के साथ जाइएगा तो देखिए, तो उत्प्रेरक के साथ अगर जाते हैं तो हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? ये भी आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है भाई, TE। बोलिए, दिक्कत है? तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि उत्प्रेरक जो है क्या कर रहा है भाई? तो उत्प्रेरक अभिक्रिया में लगने वाले देहली ऊर्जा के मान को भी घटा देता है। बड़ा काम का आदमी है, देख रहे हैं? नहीं, ऐसा आदमी मिल जाए जो मान लीजिए 500 काम 600 रुपये में करवा दे, नहीं तो फेवरेट आदमी हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बोला जा रहा है, उत्प्रेरक उत्प्रेरक अभिक्रिया में लगने वाले देहली ऊर्जा के मान को भी घटा देता है, जिसके कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। बोले इतना में दिक्कत है? ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ाता है तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।